इन आप सुन, नदियों को जोड़ने की बात है। आदरणीय कांग्रेस यूपीए की सरकार में जयराम रमेश जी थे। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नदियों को जोड़ने की बात कही, फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई। गौरव जी, आप सहमत हो जाएंगे कि उस समय यूपीए 2 में कभी भी नदियों को जोड़ने की परियोजना को गंभीरता से लिया नहीं, और उस समय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि ये नदियों को जोड़ना विनाशकारी होगा। जबकि ये नदियों की परियोजना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना 161 साल पुरानी है। 161 साल। मैं कहना चाहता हूं, जब सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन हुए, सर आर्थर कॉटन ने 1858 में कहा था कि अगर इस देश में जहां किसी नदी में जल ज्यादा है, किसी नदी में कम है, तो उन दोनों नदियों को लिंक से जोड़ा जाए, नहर से आवागमन भी होगा। उस समय न इतनी सड़कें थी, न रेल थी, और व्यापार भी बढ़ेगा। तो उस समय 161 साल पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने कहा कि नदियों की जोड़ने की परियोजना हो, लेकिन आजाद हुआ देश की आजादी के बाद इतने वर्षों में सरकार में रहने के बाद भी आज कभी भी उस योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास नहीं हुआ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया केन बेतवा को, उसके बाद फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। और जैसा मैंने कहा, और जबकि जल समस्या हो, सूखे की स्थिति हो, और 2014 में सरकार में नहीं आए थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार के पटना में ही कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जो नदियों की जोड़ने की अटल जी का सपना है वही हमारी सरकार का सपना होगा। और आज वो काम शुरू हो गया है। और आज सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने 14 में ही 23 सितंबर को एक जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक विशेष समिति का गठन किया, और विशेष समिति में फिर अप्रैल 2015 में एक स्वतंत्र कार्यबल का गठन किया। और कार्यबल का गठन करने के बाद ये तय हुआ कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे, और इसी से उन्होंने इस काम को शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी की योजना थी, मोदी सरकार की, उसमें इसको केवल साकार नहीं किया। आज हमने नॉर्थ ईस्ट में भी, ये नहीं कि केवल केन बेतवा की है, आज हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे बड़ी परियोजना कोसी मेची है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट की प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 4900 करोड़ उस पर स्वीकृति कर दिया और उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से साउथ में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई को जोड़ने के लिए उसकी भी योजना स्वीकृत हो गई। तो आज ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। मैं अभी फ्लड मैनेजमेंट की बात करूंगा, तब खीरी, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर की बात करूंगा। अभी आप वाटर मैनेजमेंट की बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय हित का मुद्दा जो जल संकट हो, बाढ़ नियंत्रण हो, कृषि विकास के लिए हो, तो ये सब जोड़ने की चारों तरफ से हमको काम करना होगा। और इस काम को जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आज हम जिस तरह से हमने अपना बजट किया है, उसमें जल जीवन मिशन में हमने जो ग्रामीण हाउस होल्ड को जोड़ने के लिए किया है नल जल से, उसमें 25-26 तक जो हमने 67,000 करोड़ का आवंटन किया है, और जो पिछले साल की तुलना में। और उसका परिणाम देखिए कि आज 21 जनवरी 2025 को, जबकि हम मार्च में इस बजट सेशन में मिल रहे हैं, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक 15 करोड़ गरीब परिवारों के, जिनके घरों में कल्पना नहीं थी कि कभी टेप से पानी आएगा, वो घड़ा भरने जाते थे किसी कुएं पे, कहीं किसी नल पे, आज 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, जो देश के 80% लोग हैं, उनके घरों के कनेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार में जुड़ चुका है एफएचटीसी के माध्यम से। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये ग्रामीण जल सुरक्षा में क्रांति है। और योजना की शुरुआत में 6 वर्षों में हमने कितना किया, और सरकार ने पिछले 7 दशक में कितना किया। पिछले 7 दशक को अगर हम जोड़ लें आजादी के बाद से, और अगर 6 साल को जोड़ लें, तो पूरे 7 दशक से मिला के 5 गुना अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया। आज कौन से राज्य पीछे? ये तो आंकड़े हैं। आज भी जब हम हर घर को नल से जल देने के लिए कर रहे हैं, तो आज भी सबसे पीछे निशिकांत जी झारखंड है।
आज भी सबसे पीछे केरल है, आज भी सबसे पीछे पश्चिम बंगाल है। ये आज भी आखिर कौन से राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यू डोंट हैव एनी कमिटमेंट टू जस्ट प्रोवाइड ए सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी कॉमन मैन? अगर ये आपका कमिटमेंट है तो आखिर ये झारखंड, अरे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, अभी बैठ जाए उदय जी, कि केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। 2019 में ग्रामीण भारत में हमने 100% नल से जल को लॉन्च करने के लिए किया था, और आज 19 में जो जल जीवन मिशन की है उसमें हमने उस समय केवल 3.23 करोड़, 17% केवल लोगों के घरों में जल से नल था। लेकिन आज 2024 में जहां हम पहुंचे 25 में, वहां हम 15 करोड़, 24 में 11 करोड़ 99 लाख तक हो गए थे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आज हम दे रहे हैं, और केवल हम पानी नहीं दे रहे हैं, इन पानी की गुणवत्ता के लिए, और ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, उसके द्वारा 11 मार्च को इसी हाउस में हमारे चेयरमैन साहब ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज आपने सबमिट किया है, आपने कहा है, तो आप रूडी साहब ने ही उसको ले किया है। उसमें है कि आज ये सरकार न केवल पानी घरों को सप्लाई कर रही है, पानी की क्वालिटी के लिए उसकी परीक्षण प्रयोगशालाएं NABL मान्यता 2160 सक्रिय प्रयोगशालाओं में से 1571 प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के द्वारा जोड़ा गया है। मान्यता मिली, स्वीकृति मिली है, और उत्तर प्रदेश में अवधेश प्रसाद जी, माननीय अखिलेश जी, उसमें 138 लैब में से 75, अवधेश प्रसाद जी, 75 NABL मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो आज आपको सेफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है, आपके घर में मिल रहा है, और पानी की जो गुणवत्ता है, निगरानी है, सर्विलांस है, उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार हम गांव में केवल लोगों को टंकी बना के पानी नहीं दे रहे हैं। 23/10/24 तक 5,07,000 गांव में 24.72 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट दिया है कि गांव के पानी भी शुद्ध है कि नहीं। हमने 24.72 लाख महिलाओं को FTKS, जिसको फील्ड टेस्टिंग किट्स कहते हैं, उसको उपयोग करके पानी की गुणवत्ता को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन किया है। और इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहा हूं। 2019 में कभी आपने देखा, आजादी के बाद हम दुनिया का विश्वगुरु बनना चाहते थे, और किस तरीके से लोग खुली शौच में जाते थे, और पहली बार मोदी जी ने संकल्प किया कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले शौच से मुक्ति करेंगे। हर घर में हम टॉयलेट देंगे, हर गांव में कम्युनिटी टॉयलेट देंगे। आज 96% ODF प्लस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पा चुके हैं। आज वो महिलाएं जो सुबह से शाम का इंतजार करती थी, अगर तबीयत खराब हो गई तो वो सूरज ढलने का इंतजार करती थी कि गांव में घर से बाहर निकल करके कैसे जाए। और आज केवल हमने टॉयलेट नहीं दिया है, आज हमने केवल गांव में कम्युनिटी टॉयलेट नहीं दिया है, आज गांव में बेस्ट मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है। और वो बेस्ट मैनेजमेंट जो गांव में कभी सोचा भी नहीं था, आज 5.86 लाख गांव में, 4.94 लाख गांव में 4.94 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, 5.19 लाख गांव में लिक्विड वेस्ट सिस्टम है, और समग्र ग्रामीण के सैनिटेशन का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 51,746 गांव हमने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया है। 95.1% सर्वेक्षण किए गए परिवारों को जो टॉयलेट की सुविधा प्राप्त हुई, कचरे का उसको बायोडिग्रेडेशन के लिए, ऑर्गेनिक के लिए किया, इस तरह से 92.7% किया। तो इसलिए माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, अब मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करना चाहता हूँ। 2015 में इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने लॉन्च किया, 14 में सरकार आने के बाद, और सिंचाई परियोजनाएं पड़ी रहती थी। सरजू नहर परियोजना पिछले 37 सालों से पड़ी हुई थी, 50 साल से पड़ी थी। आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो देश की 99 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है। और इसीलिए आज हर खेत को पानी के तहत
आज और 55% माइनर इरिगेशन परियोजनाएं। ये महत्व है। अरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि शायद अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के संकट पे हो सकता। तो जहां दुनिया मुहाने पे खड़ी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में खड़ी है, इसी तरह से जेपीसीआर वक्त में भी डिस्टर्ब करते थे, इस सदन में भी कर, वहां भी नहीं हमको बोलने देते थे, आप गवाह हैं। वहां भी नहीं, वक्त की मीटिंग में भी नहीं बोलने देते थे, आज यहां भी नहीं बोलने देना, और आप खुद गवाह हैं इस बात के। समझे? आखिर वो कब तक बैठे बैठे बोलते रहेंगे। 2014-15 से लेके 21-22 तक हमारे कुल सिंचित क्षेत्र 2014 से 15 से 21-22 में हमने 9.78 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि किया है। जो हमने ये कमिटमेंट है कि किस तरीके से सिंचाई की क्षमता को हम वृद्धि करेंगे। आप देखिए, आप नमामि गंगे प्रोग्राम देख लीजिए, आपने शुरू किया था, कहीं नहीं कोई काम हुआ। आज उस 2014 के जो हमारे नमामि गंगे को पुनर्जीवित करने के लिए काम शुरू किया, उसमें इस बार के बजट में हमने 20% बढ़ा के 2400 करोड़ किया है, और दिसंबर 24 तक इसकी 488 परियोजनाएं थी। 488 नमामि गंगे की स्वच्छता के लिए, जिसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर था। 39,730 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृति की गई। 305 परियोजनाओं को पूरा कर परिचालन किया गया। नदी के किनारे जो सीवेज ट्रीटमेंट का था उसको 52% हासिल कर लिया। और रणनीतिक जल प्रबंधन का एक प्रमुख उदाहरण है जो केन बेतवा लिंक है परियोजना, उसमें जून 24 तक कुल बजट का 9,105 करोड़ खर्च किया है। और इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड के इलाके को 10.6 लाख हेक्टेयर, जो यूपी का बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, सूखा रहता है, उसमें 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता मिल जाएगी इन नदियों के जोड़ने से। तो आज आपने तो अपनी सरकार में नदियों को जोड़ने का काम, अभी तो 1 मिनट शुरू हो गए, नदियों को जोड़ने का आपने काम कोई शुरू नहीं किया। और आज जब हमने चाहे केन बेतवा हो या और महत्वपूर्ण सारी नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए 21 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा जो जलमग्न है प्रबंधन कानूनों का निर्माण, उसमें जैसे हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसानों को पानी गहन फसलों से बदलाव के लिए प्रेरित करना, जल प्रबंधन नवाचार का एक बेहतर उपाय है। तो इस तरीके से है। और अब मैं फ्लड मैनेजमेंट की बात कर लेना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी बेसिन योजना पे हमने और काम किया है। ये नहीं कि केवल हम कर रहे हैं, हमने नीदरलैंड के साथ हमने सहयोग किया है कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैसे वाटर मैनेजमेंट हो, फ्लड कंट्रोल का कैसे हो और रिवर बेसिन का काम कैसे हो। इसी तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी जल संसाधन प्रबंधन, जिसमें भूमिगत जल प्रबंधन, नदी बेसिन योजना शामिल है, इसके लिए भी हमने केवल बातचीत नहीं किया बल्कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जो ये चिंता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता, नियत है, बिहार कोसी से लेकर के बाढ़ से प्रभावित है, साउथ इंडिया सहारनपुर सब जगह है। तो आज पहली बार इस सरकार ने फ्लड कंट्रोल और उस फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए न केवल अपने प्रयास से बल्कि भारत नेपाल के साथ, भारत नीदरलैंड के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ भी समझौता करके आने वाले दिनों में फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का काम करेगी, जिससे भारत आने वाले दिनों में इसे मिलेगी। इसी तरीके से मैं वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं या मैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अभी तक आपको मालूम है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट केवल 30% रिसाइकिल हो रहा है। चिंता का विषय हमारे लिए कि ये 30% हो। आखिर आपको नहीं महसूस हो रहा है कि ये जल का कितना महत्व है, कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितना बड़ा क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, कितना शहर का अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर का शहरीकरण हो रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय ना अवधेश प्रसाद जी नहीं है। और इस चिंता में सबको, सदन को शामिल होना चाहिए कि आज जिस तरीके से सरकार ने अपने जल शक्ति मंत्रालय के इस योजनाओं को लिया है,
चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे हर घर के जल के नल से हो, आज वो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जहां जहां जल की कमी थी, आज मोदी जी के प्रयास से एक क्रांति आ रही है और हम जल को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, खेत को पानी, हर घर को नल से जल दिला रहे हैं और नहरों से खेतों तक के लिए, नलों से घर तक के लिए यह भी हम जोड़ने की योजना कर रहे हैं। और जो दशकों तक नामुमकिन था, वर्षों नामुमकिन था, आज मोदी सरकार ने उसे मुमकिन करके दिखाया है। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में क्या आने वाले माननीय सदस्य मोदी की सरकार का जल माननीय सदस्य जी, मैं कहना चाहता हूँ मैं खत्म कर, एक मिनट थोड़ी बात। माननीय जल शक्ति मंत्री गुजरात से है। गुजरात का एक अच्छा मॉडल है, इस विभाग जल संसाधन विभाग बहुत अच्छा मॉडल गुजरात में। एक बात कह सकता हूं, थोड़ा सा इनको भी तारीफ कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री हैं और सीआर पाटिल जी को बनाया है, जिन्होंने जिस राज्य में उन्होंने सूखा देखा है और उनके मार्गदर्शन में सीआर पाटिल जी, मैं कह सकता हूं कि जो पूरे देश में चाहे आज हर घर को नल से जल पहुंचाने का हो या लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो या फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट हो, आने वाले देश में किसी भी राज्य में पानी की कमी नहीं होगी। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में होगा, जो अपने उत्तर भाषण में जब वो बोलेंगे तो निश्चित तौर से कहेंगे। और कर्नाटका में भी मैं आना चाहता हूं, मऊ में भी आना चाहता हूं और मैं सिंगापुर के साथ, जो सिंगापुर को जिसको मॉडल कहते हैं, आज उस सिंगापुर के साथ शहरी जल प्रबंधन के लिए हमें जितनी चिंता गांव के लिए है, उतना ही आज जिस तरह से शहरों का अरे दिल्ली में जल का संकट है। अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में चुनौती था, माफिया, पानी के माफिया टैंकर हो गए थे। हमारे एमपी सब यहां सवाल उठाते थे कि साहब दिल्ली में इनके आम आदमी के लोग माफिया टैंकर हो गए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था हो गया। और आज अरविंद केजरीवाल जी इसलिए हार गए। अब दिल्ली को भी हर घर पानी आज हमारी मोदी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी, रेखा गुप्ता की सरकार देगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिंगापुर के साथ भी हमने शहरी जल प्रबंधन, जल विजयन और प्रौद्योगिकियों का और अपशिष्ट जल मतलब वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, बस जल्दी अपनी खत्म कर दे रहा हूं का, इस पर भी हम तकनीकी सहयोग लेने जा रहे हैं। भारत और नेपाल में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी जो एग्रीमेंट है भारत नेपाल में, उसमें जो पूर्वानुमान है या हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, उसको आप एक्सचेंज करते हैं और नियमित रूप से उसको एक्सचेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे सीमा पार नदी प्रणालियों का प्रबंधन हो। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड से लेकर टनकपुर से और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज से बिहार के कोसी और वहां तक लेकर के पूरे जो नेपाल का 1575 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पे एक जो नेपाल से पानी आता है, उसके फुटहिल्स में मतलब उससे हमारी इतनी बड़ी फसलों की नुकसान होती। हम कहना चाहते हैं कि नेपाल में हमारा एक ऑफिस है भी, लेकिन हम क्या भारत नेपाल के साथ मिल करके हम रिजर्वायर बना सकते हैं। रिजर्वायर बनाएंगे तो पावर हाउस भी हाइड्रो का बन जाएगा। अगर आज चाइना उधर बना सकता है भूटान के बॉर्डर पे, तो हम क्यों ना 1475 किलोमीटर पे जो हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बाढ़ की समस्या है वो भी दूर होगी और हजारों मेगावाट हम बिजली पैदा करने का भी काम करेंगे। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं कि अस्थायी हल यही हो सकता है। आप बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 11,500 करोड़ आपने दिया है करीब, और उसमें आपने फ्लड प्रोग्राम के लिए और 22 जिलों के लिए, लेकिन ये हर साल की नियत है, चाहे बिहार का पूरा उत्तर बिहार हो, मिथिलांचल हो, उसमें नेपाल से, या चाहे हमारे आपके आसाम में भी है। आखिर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी आपने बना रखा है, एक ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बना रखा। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इन सब राज्यों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे उत्तर प्रदेश के पानी में हो, हमारे फुटहिल्स में वहाँ भी आर्सेनिक है, पानी में फ्लोराइड है, या चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो। और जो आप एरोजन हो रहा है, इस फ्लड कंट्रोल एरोजन पे भी आप देखेंगे। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र, बस 2 मिनट खत्म करें, यूनाइटेड नेशन के साथ जो वाटर के साथ जो वैश्विक जल सुरक्षा और सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को है, उसके लिए भी आपने यूनाइटेड नेशन से किया, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। बांग्लादेश के साथ भी जो द्विपक्षीय सहयोग है, जो JRC है, ज्वाइंट रिवर कमेटी है, उसके कमीशन है, उसमें नदी बेसिन के प्रबंधन को बढ़ावा दिया है, जल साझा प्रबंधन करने के लिए।
और वर्ल्ड वाटर फोरम में भी हमने भागीदारी शुरू किया है। ये नहीं कि हम कोई है, आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम। और मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप जी ग्लासगो से अलग हो गए, उन्होंने कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमेरिका पैसा नहीं खर्च करेगा, तो पूरी दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का संकल्प किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया है। और आज फिर से क्या यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका जुड़ रहा है, जो भी जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड वाटर फोरम में भी भागीदारी, और भारत अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, जल शासन पर वैश्विक विशेषज्ञों को सीखता है। पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी महत्वपूर्ण है। सभापति जी आपके राज्य से भी जुड़ा हुआ, तो ये पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ जो साझेदारी है, इसमें भारत बड़े पैमाने पे जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी डिमांड है बस, कि आज जो हमारे फ्लड कंट्रोल सेंटर्स हैं उसकी भी मैं बात करना चाहता हूँ। भारत और भूटान के बीच जैसे बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज बना है, उसी तरह से भारत और नेपाल में भी के बीच में एक ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज बनना चाहिए, जिससे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड के बाढ़ की स्थिति ठीक हो सके। ये समूह बाढ़, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और मेरी मांग है कि इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के और बागपत जिले और हैं, यहाँ 150 गांव में उद्योगदार कृष्णा, काली और सब तमाम गांव हैं, वहाँ पे गांव के साथ जिस तरीके का वहाँ पानी है उसमें डिस्चार्ज किया जाए, वहाँ भी अम्लीय और आर्सेनिक युक्त है जिससे कैंसर हो रहा है। इस पे देखना होगा। जो इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च है, इसमें भी खुलासा हुआ है कि जो नदी के पास नाले हैं उसमें भी कैंसर की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस जल शक्ति मंत्रालय को न बना करके, बल्कि उसके साथ चाहे इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया हो, चाहे हमारे जल जीवन मिशन हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, या अटल भूगर्भ जल योजना हो, जिसमें पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हर राज्य में कुछ डार्क जोन हो रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ। ये वेस्ट बंगाल में भी कल्याण बनर्जी साहब, वहाँ की भी चिंता होगी, डार्क जोन हो रहा होगा, पानी का वाटर स्टेटस नीचे जा रहा है। हम कैसे पानी को रिचार्ज करें, कैसे रिसाइकिल करें, ये कोई है नहीं, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये विकास की धारा है। और इस विकास को, जल को जीवन नहीं, जल ही विकास है। अगर इसको आज भारत में कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और इसी के साथ मैं आज प्रस्तुत किए हुए CR पाटिल जी के बजट को मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।